हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। सो येस्टरडे हम लोग ने डिस्कस की थी अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मोर्निंग बाय जॉन डन। हम लोग ने इसका स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखा था और आज हम इसकी रिवीजन करेंगे। रिवीजन इन द सेंस आई विल बी गिविंग यू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम लोग कुछ MCQs भी देखेंगे, इसके थीम्स और लिटरेरी डिवाइसेस पर भी काम करेंगे। So before moving on, I would humbly request you guys to please go and check a valediction. उसका explanation इसके previous video में दिया हुआ है. And after that you come back over here and you can read out all the question and answers and MCQs and everything. पहले वो वीडियो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए बिकॉज स्टैंजा वाइज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में आप यहाँ पे रिविजन को आ सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ लिटरेरी डिवाइसेस फर्स्ट। जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट थे, तो उनकी पोएट्रीज़ में आपको भर भर के मेटाफर मिलेगा, एक्सटेंडेड मेटाफर मिलेगा। तो जैसे आप अगर देखेंगे, आपने अगर एक्सप्लेनेशन देखा होगा तो वहाँ पे उन्होंने कंपास को लव से कंपेयर किया है, कंपास के लेग्स को लव से कंपेयर किया है और गोल्ड की बीटिंग को भी लव से कंपेयर किया है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है सिम्बोलिज्म। द कंपास और गोल्ड इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे मूविंग ऑफ अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर्स। तो जो अर्थ है उसको ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन बनता है। तो ये थे मेरे हिसाब से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हुए इस पोम में। अगर आपको भी कुछ लगते हैं कि आई माइट हैव मिस्ड आउट सम लिटरेरी डिवाइसेस, तो अगर आपको लगते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये भी लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभी इसकी थीम्स के बारे में। थीम्स को मैं बहुत ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोम में अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे जो मेन थीम, जो मेजर थीम है इस पोम का है द नेचर ऑफ ट्रू लव। डन ने अपने इस एंटायर वर्क में एम्फोसाइज किया है कि क्यों स्पिरिचुअल लव फिजिकल लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ऑर्डिनरी लवर्स होते हैं उनका प्यार जो है टूट जाता है, बिखर जाता है थोड़ी सी सेपरेशन से, वेरएज जो स्पिरिचुअल लव होता है हमेशा कनेक्टेड रहता है और कितना ही सेपरेशन आ जाए, कितना ही डिस्टेंस आ जाए, वो हमेशा स्ट्रांग रहता है। नेक्स्ट जो थीम है यहाँ पे वो है सेपरेशन विदाउट सफरिंग। सो डन आर्ग्यू करते हैं कि अगर ट्रू लवर्स जो है वो सेपरेट हो रहे हैं तो उन्होंने कोई इमोशंस शो नहीं करना चाहिए, बल्कि बहुत ही शांति से सेपरेट होना चाहिए, बहुत ही शांति से दूर होना चाहिए। नेक्स्ट जो थीम है वो है स्टेबिलिटी एंड यूनिटी इन लव। डन जो है कंपेयर करते हैं खुद के और अपने बिलवड के लव को ड्राइंग कंपास से, जहाँ पे एक जो फूट है ड्राइंग कंपास का वो स्टेबल रहता है, वेरएज जो अनदर फूट है ड्राइंग कंपास का वो ट्रैवल करता रहता है, लेकिन फिर भी इन दोनों के प्यार में यूनिटी रहती है। उसी तरीके से जैसे कंपास का एक जो हिस्सा है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है, वैसे ही इन दो प्यार करने वालों के बीच में डिस्टेंस आने के बाद में भी उनकी जो स्पिरिचुअल लव है, मतलब उनकी जो सोल्स है, वो कनेक्टेड रहती है। तो ये थे कुछ 3 मेजर थीम्स। आप इनको अच्छे से एलैबोरेट करके आप लिख सकते हैं बिकॉज आई बिलीव यू हैव गॉट दी पोम वेरी वेल। आप अच्छे से एक दो बार फिर से अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन स्टैंजा वाइज जो मैंने दिया है वो देख लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से थीम्स को एलैबोरेट करके लिख सकते हैं। सो मूविंग फर्दर विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स, ये मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के पहले ये करके ही जाइए, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको एटलीस्ट जो आपका फर्स्ट पेज है, मैं लॉन्ग आंसर्स की बात कर रही हूँ, एटलीस्ट जो आपका फर्स्ट पेज है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। लाइक आप पोइट के बारे में कुछ बता सकते हैं, ओवरऑल पोम किस टॉपिक पर है, उसका बेस क्या है, उसके बाद में उसके ऊपर बता सकते हैं। उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। ओके, सो इंट्रोडक्शन किस तरीके से रहना चाहिए उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एंड ऑफ द वीडियो दे दूंगी, वो भी आप लिख लीजिए, और एल्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। Okay, so let us start with the very first question, which is how does Donne compare the parting of lovers to the peaceful death of virtuous men in the poem? इसका आंसर आपको फर्स्ट स्टैंजा में मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से इलैबोरेट करके लिखिए। सो नंबर 2, What does Donne mean when he compares love to gold in the poem? अगर आपने पोम को अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि गोल्ड की बीटिंग से इन्होंने प्यार को कंपेयर किया है। ओके, सो आप इसको भी अच्छे से इलैबोरेट करके लिखिए। नंबर 3, How does the compass metaphor in the final stanzas symbolize the connection between the lovers? आप ये बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कंपास का एक जो कोना रहता है वो हमेशा कनेक्टेड होता है और दो जो कोने रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं। किस तरीके से इस मेटाफर का यूज़ किया गया है पोम में।
Number 4. How does Donne distinguish between ordinary love and spiritual love in the poem? डन ने अपने और अपनी बिलवड के वाइफ के उन दोनों के बीच के प्यार को ऑर्डिनरी लवर्स के प्यार से कंपेयर किया है और डिफरेंशिएट किया है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो ये इसके आंसर में आपको लिखना है. What is the main message of the poem and how does Donne use imagery and metaphors to convey it? इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चंस, ये आते ही आते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है. नेक्स्ट, ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है. आपके एवरी आंसर के पहले ये होना चाहिए इस पोम में. इसमें आप वैलिडिक्शन के बारे में थोड़ा सा लिखिए, थोड़ा सा जॉन डन के बारे में लिखिए, ये आप लिखो. और इसके अलावा भी अगर आप इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड कर सकते हो तो आप वो भी करिए. और इसके बाद में जो मेन टॉपिक है आपका, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप इसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं. बट रिमेंबर, फर्स्ट पेज जो है आपका वो इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग आंसर्स. सो टाइम नाउ फॉर सम MCQs. मैंने कुछ MCQs बनाए हैं. आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू आंसर देम इन दी कमेंट सेक्शन. आई विल बी ऑल्सो गिविंग यू डेफिनेटली दी आंसर, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में खुद ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर कौन सा है. ठीक है. सो नंबर 1, what does Donne compare the peaceful death of virtuous men to? A. A violent storm. B. The separation between him and his beloved. C. A war between lovers. D. A loud farewell. So the correct answer to this is option number B. Question number 2. Why does Donne ask his beloved not to cry or show sorrow? The options are: number 1, because he does not love her. 2, because it would make their love appear weak and ordinary. Number 3, because he is never coming back. Number D, because he does not care about emotions. So the correct answer to this would be B. Question number 3. What does Donne compare weak, ordinary love to? A. The movement of the planets. B. The brightness of the sun. C. An earthquake that causes fear. D. A gentle breeze. So the correct answer to this is option number C. Question number 4. What metaphor does Donne use to describe their love in the 6th stanza? A. A tree with deep roots. C. Gold that can be stretched without breaking. C. A river that never stops flowing. D. A fire that burns forever. So the correct answer to this would be option number B. Question number 5. What object does Donne use to symbolize the spiritual connection in these last stanzas? Option number A, a clock. B, a telescope. C, a pair of compasses. D, a mirror. So the correct answer to this would be option number C, a pair of compasses. Question number 6. What is the main idea of the poem? Option number A. True love is weak and fades with distance. B. True love is spiritual and remains strong despite physical separation. C. Lovers should always express sadness when parting. D. Love is only based on physical closeness. So I will not give the answer to this question. I want you guys to drop down your answers in the comment section. So with this we have come to the end of the revision of a valediction. I hope मेरे efforts आपको अच्छे लगे होंगे. I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और आपने इससे काफ़ी अच्छे से आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लिया होगा. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, मेरे नोट्स या जितने भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देती हूँ अगर आपको अच्छे लगते हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लिटरेचर लवर्स के साथ में ये चैनल शेयर करिए. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.